नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों में अधिक फसल उत्पादन की चाहत में हमारे किसान भाइयों ने रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग किया, जिससे कई नुकसान हुए। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, मिट्टी की गुणवत्ता घटी, तो मानव सेहत को भी नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि किसान भाइयों की फसल की जो उत्पादन लागत है वो तो बढ़ती गई और ज़्यादा नुकसान होता गया। ऐसे में किसान भाइयों, इस विषय पर अब आपको गंभीरता से सोचना होगा और हमें स्थायी यानी टिकाऊ खेती की तरफ आगे बढ़ना होगा। और इसमें अगर हम जैविक खेती का उपयोग करें तो इससे फसल उत्पादन की लागत तो कम होगी ही, साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, मानव शरीर सुरक्षित रहेगा। तो कैसे की जाती है स्थायी खेती या टिकाऊ खेती और उसमें जैविक खेती का कैसे उपयोग करना है, आज हम इसी विषय पर आपको जानकारी देंगे। और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार पात्रा जी। आप निदेशक हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। नमस्कार जी सर, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई यही जानना चाहेंगे कि स्थायी खेती या टिकाऊ खेती आखिर क्या होती है। देखिए, जो टिकाऊ खेती हम बोलते हैं, जैसे हम हर साल रासायनिक खाद देते हैं और इंटेंसिव हम एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, तो ये क्या जो सालों साल ये जो हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या धीरे धीरे जो हमारा जो मृदा का जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो यील्ड होना चाहिए, जो पैदावार होना चाहिए, वो कम हो जाता है। तो हमारा एक तरफ है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है और दूसरी तरफ हमको मुनाफा बढ़ाना है और मृदा स्वास्थ्य जो हमारा जो वो उसको बरकरार रखना है। तो इसमें टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल, मतलब इसमें हमारा जो जो गुणवत्ता है, मृदा का गुणवत्ता घटे ना और हमारा पैदावार बढ़े, हमारा मुनाफा बढ़े, तो इसको बरकरार मतलब ये कम ना होने दें। तो उसके लिए जितना भी प्रयास है और उसी को हम टिकाऊ खेती बोलते हैं कि मेन मुद्दा ये है कि जो हमारा मृदा स्वास्थ्य है वो बरकरार रहे और उसी जो हमारा मृदा है उसी में हर साल हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैदावार बढ़ाएं और हमारा जो वातावरण वो कैसे बरकरार रहे, वही है अब हमारा जो टिकाऊ खेती। जी डॉक्टर साहब, मृदा स्वास्थ्य की आपने बात की, तो ऐसी क्या समस्याएं होती हैं, मिट्टी की कैसे गुणवत्ता घटती है या कौन कौन सी समस्या इन दिनों किसान भाइयों को महसूस हो रही है या उनका सामना करना पड़ रहा है, और आपका जो संस्थान है वो किस प्रकार से काम करता है। देखिए, अभी जो हमारा जो काफ़ी जागरूकता आया है मृदा स्वास्थ्य के विषय में, आप जानते हैं, और हम जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी का बारे में जो हमारा गवर्नमेंट जो इशू कर रहे हैं हर किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो इसका पीछे यही है कि जो समस्या हो रहा है हमारा जो जो कल्टीवेटेड जो लैंड है जिसमें हम खेती करते हैं उसका एरिया बहुत ही मतलब लिमिटेड है, 141 मिलियन हेक्टेयर से। अच्छा। और यही जो एरिया है ये लास्ट 20 ईयर्स हम यही आंकड़ा देते आ रहे हैं और इसी से भी कुछ एरिया हम धीरे धीरे जो ब्रिक मेकिंग हो जाता है, इंडस्ट्री होता है, उसमें भी कुछ वो भी कम होता जा रहा है। जो उपजाऊ जमीन है जी, वो 20 साल में बढ़ी तो नहीं बल्कि कम होती जा रही है। अब हमारा समस्या ये है कि उसी एरिया में उसी लैंड जितना भी है, हम जानते हैं जो फैमिली का जो फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, मतलब 3 भाई अभी जो डिवाइड हो जाता है तो छोटा से छोटा होता जा रहा है। और ये भी आपको पता है कि हमारा देश में जो छोटी किसान है, स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स है, वो 85% है। अच्छा। तो उसका जो जोत है छोटे होते जा रहे हैं। अब मृदा का समस्या है कि जो डिग्रेडेशन है, जो मृदा का जो सॉइल डिग्रेडेशन हम बोलते हैं, और इसका कारण है एक मृदा क्षरण, जो मृदा का जो कटाव है, मिट्टी कटाव है, एक बड़ा समस्या है। मध्य प्रदेश में बहुत सारा हर हेक्टेयर से 10 मतलब अच्छा जो मृदा है टन्स, वो धीरे धीरे पानी के साथ बह जाता है। अच्छा। तो इसमें जो एक तरफ तो हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं और दूसरी हम बैलेंस फर्टिलाइजर्स नहीं देते हैं, एक समस्या है। ऑर्गेनिक कार्बन जो मृदा में है उसका भी कमी हो रहा है। तो इसी तरह कई तरह का जो समस्या है ये मृदा में आ रहा है और इसी का कारण में आज हम बात करते हैं कि कैसे मृदा का गुणवत्ता बरकरार रखे, कैसे वहाँ का जो ऑर्गेनिक कार्बन मृदा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑर्गेनिक कार्बन हमको ये जो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और कैसे हम मृदा का जो स्वास्थ्य बरकरार रखे, इसी दिशा में ये है। तो समस्या मृदा का विषय में बहुत हो रहा है और इसका कारण यही है कि हम जो
हमको जो चीज़ जुडिशियसली करना है, फर्टिलाइजर्स अप्लाई करना है, ऑर्गेनिक मैन्योर देना है, हम पेस्टिसाइड भी अप्लाई कर रहे हैं, हम हर्बिसाइड्स अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी रासायनिक पदार्थ हैं हमारा मृदा में जा रहे हैं, वो सोच समझ करके हमारा किसान भाई लोग और उनके साथ जो भी जुड़े हुए हैं वो ठीक से हो नहीं रहा है। जागरूकता तो बहुत आया है, किसान भाई लोगों को पता भी है, लेकिन कुछ कारणवशत अभी भी वो ठीक से नहीं हो रहा है। इसी का कारण में मृदा स्वास्थ्य का कमी आ रहा है और आने वाले टाइम में अगर हम ठीक से नहीं करेंगे, बरकरार नहीं रखेंगे, टिकाऊ खेती नहीं करेंगे, ये समस्या और बढ़ते जाएगा। देखिए किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि जो हमारी उपजाऊ जमीन थी वो धीरे धीरे वैसे भी कम होती जा रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, उद्योग लग रहे हैं, अब जो बचा है उसमें भी वो आधी मिट्टी बह जाती, पानी के बहाव के साथ कटाव हो जाता है, उसके बाद भी जो मिट्टी बचती तो हम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग से उसकी गुणवत्ता भी कम करते जा रहे हैं। यानी मिट्टी से हम ले तो सब कुछ रहे हैं, उसको दे कुछ नहीं रहे हैं, तो वो कैसे दिया जा सकता है, उसी का उपाय है जैविक खेती। डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैविक खेती के जरिए ये जो समस्या है इसको कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, जो मैं आज जैसे बात कर रहा था, हमको ये है कि हमारा जो मृदा में 2% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए है। आइडियली हम बोलते हैं 5% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए सॉइल में, 2% अगर हमारा कम से कम हो, लेकिन हमारा देश में अभी 0.5 से भी कम हो गया ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे बोल रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही आएगा, ज़्यादा होगा। तो हमारा तो ये है कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो मैन्योर से वो वर्मी कंपोस्ट है, एनरिच कंपोस्ट है, जो नेचुरल रिसोर्स से बनता है, यानी केचुआ खाद है, गोबर खाद है, जी, कई तरह आपका लीफ लिटर्स, आपका जो क्रॉप रेसिड्यूज है, सबसे ज्यादा एक भूमिका है, इंपॉर्टेंस है क्रॉप रेसिड्यूज का। आपको ये बताने मतलब हम बताने, मुझे ये लगता है, मतलब तकलीफ होता है जो हम सुनते हैं, जो क्रॉप रेसिड्यूज जो अवशेष है, फसल अवशेष है, वो जिसको पराली कहते हैं, पराली बोलते हैं, जी, नरवाई है जो है, वो जला देते हैं किसान भाई लोग, उनका मजबूरी है, जो भी कारण है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉस है। हमारा जो क्रॉप अवशेष है, बोलते हैं कि जो मृदा एक जीवित पदार्थ है, ऐसा नहीं है, मतलब इसमें बोलते हैं मिलियंस एंड मिलियंस जो सूक्ष्म जीव है, बृहद जीव भी है, जैसे केचुआ है, ये बृहद में है, और सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, तरह है। और वो जो मृदा का जो गुणवत्ता है, जो बायोलॉजिकल जो है, जो जैविक गुण है, वो बरकरार रखता है। तो अवशेष जो फसल अवशेष मृदा के लिए, वो उसका जो फसल का जो ग्रेन है, वो हमारे लिए, मनुष्य के लिए, एनिमल्स के लिए, लेकिन जो अवशेष है, पराली है, वो मृदा में पहुंचना चाहिए, वापस जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाता है तो बहुत ज्यादा हम मृदा का जो गुण है वो हम बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो हम अगर देखिए, रासायनिक खाद अगर आप देते जाएंगे, सालों साल देते जाएंगे, और उसमें अगर जैविक खाद नहीं देंगे तो कहाँ से ऑर्गेनिक कार्बन आएगा। जो सूक्ष्म जीव, उसका जो खाना है वो तो वही पराली है, अवशेष है, ऑर्गेनिक मैन्योर, फार्मी कंपोस्ट, यही सभी चीज उनका खाना है। तो ये तीन चीजों, एक तो जैविक गुण है, एक आपका भौतिक गुण है, और रासायनिक गुण, 3 गुण होता है मृदा में, जो आम लोगों को पता नहीं है। ये तीनों लोगों को एक साथ जब इंटीग्रेशन होता है तो तभी होता है आपका मृदा स्वास्थ्य, तभी वो जो आपकी मृदा है वो पूर्ण गुणवत्ता से भरी होती है। तो किसान भाइयों देखिए, बहुत अहम चर्चा चल रही है, आगे हम और समझेंगे जैविक खेती को कैसे करना है, उसमें क्या सावधानियां रखनी है, और मृदा स्वास्थ्य योजना क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं किसान भाइयों, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर हो रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th
सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों। तो डॉक्टर अशोक कुमार पात्रा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि भाई जो ऑर्गेनिक है, जो जैविक तत्व हैं वो वापस मिट्टी में जाना चाहिए, वरना मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं वो खत्म होते जाएंगे और हमें जो पोषण तत्व चाहिए मिट्टी में वो नहीं मिल पाएंगे और इससे आपकी फसल उत्पादन क्षमता घटती जाएगी। डॉक्टर साहब, जैविक खेती जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं उनको आपकी ओर से क्या सलाह, कैसे करना चाहिए, क्या सावधानी उसमें रखना चाहिए? देखिए, जो जैविक खेती है तो ये जो नेचर है, हमारा जो नेचर है उन्हीं का ही चीज़ है, वो वापस करना है मृदा में। है तो आपका कोई भी रासायनिक चीज़ है जो मैन्युफैक्चर है वो नहीं करना है, देना है। अच्छा। जो हमारा जो नेचर से जो है, जो नेचर से आपका ऑर्गेनिक जो मेन्योर्स है, आपका जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, सभी चीज़ जो हम बनाए हैं उसमें कोई केमिकल्स नहीं देंगे। आपका जो इवन आपने जो मिनरल्स है, जो मिनरल्स दे सकते हैं जो नेचर में, जैसे रॉक फॉस्फेट है और बाकी सारा तमाम सारा जो मिनरल्स है वापस कर सकते हैं। पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स दीजिए। ऐसे ही मतलब हमको करना है कि जितने जो भी रिसोर्सेस है, जो भी रिसोर्सेस जैसे है, गौमूत्र से आप कीटनाशक बनाइए, गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, इनका इस्तेमाल करके अगर आप खेती करते हैं तो वो सब नेचुरल चीज यानी प्राकृतिक चीजें उसमें जाएंगी। प्राकृतिक चीज प्रकृति में वापस करिए। मृदा एक प्राकृतिक अवदान है भगवान का, ये जो मृदा है, और ये नेचर से क्रिएट हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है। हाँ, 3-4 सेंटीमीटर सॉइल बनने में 500 से 1000 साल लगता है। बताइए। और ये नेचर बनाया है, इसमें कई फैक्टर्स है, कैसे बनता है। अब उसमें क्या है कि वो जो मृदा है हमारा, उसको कवर रखना है। कोई भी फसल दे करके उसको कवर रखना है, इरोजन रुकना है। जैसे आपका बरसात में पानी आ जाता है और बह जाता है, ये रुकना है। ये सबसे बड़ा आजकल का जो समस्या है, मृदा का जो क्षरण है, ये सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन का। हमारा देश में 30% से ज्यादा सॉइल डिग्रेड हो गया है, क्योंकि वो इरोजन में बोलते हैं कि और ज्यादा दुनिया में 2050 में ऐसा भी प्रेडिक्शन है कि 90% सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो हमारा ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी इस विषय में हमारा जो किसान भाई है उनको जागरूकता लाना है कि सॉइल को बेयर ना, मतलब खुला ना छोड़े, कुछ ना कुछ और रेसिड्यूज वापस करे। आजकल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी बात होता है कि जो क्रॉप रेसिड्यूज है वो वापस करे, और जो जुताई है, जो प्लाविंग है, मिनिमम प्लाविंग करें। ज़्यादा प्लाविंग करेंगे तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कार्बन जो मिट्टी में फंसा हुआ है और अच्छा काम करता है, सूक्ष्म जीव को वो बचाता है, वो जब खोल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होकर के चला जाता है हवा में। ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है एग्रीकल्चर का, उसका कंट्रीब्यूशन से क्लाइमेट चेंज में। तो ये विषय जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी हमारा रिसोर्सेस है उसको पूरा उसको जो भी साधन है उसको ले करके हम एक तरफ तो जैविक खाद बनाएं और उसको वापस करें मृदा में, अवशेष जो फसल उसको वापस करें। रासायनिक खाद अगर जहाँ संभव नहीं है, ऐसा भी तो है बहुत जगह में, कई जगहों पर नहीं मिल पाती जैविक खाद नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं। जो समन्वित जो एक तो खेती है, एक तो मैनेजमेंट है, न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व का जो समन्वित उपाय से हमको करना है। उसमें क्या करना है, जो जैविक खाद उसको दें, रासायनिक खाद कुछ दे, उसमें बायो फर्टिलाइजर्स, आज हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स में 20-25% जो हमारा नाइट्रोजन है। आजकल फास्फोरस जो है उसका भी, जैविक खाद उसका भी है। ऐसे पोटासियम का भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी आ रहे हैं। तो ये जो जैविक खाद है, रासायनिक खाद, आपका जैविक खाद, उसमें बाद जो आपका बायो फर्टिलाइजर्स है, वो जो सूक्ष्म जीव से बनाया जो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स है, उसको दे करके आप अगर देंगे तो उसका सब, मतलब जहां पर इतना ज्यादा जैविक नहीं मिल पा रहा है, पूरा पदार्थ नहीं मिल पा रहा है, मैन्योर नहीं मिल रहा है, तो वहां पर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये हम ज्यादा से ज्यादा ये हम बताना चाहता हूँ कि किसान भाई 1972 में ये देखा गया है, उस समय में 2 टन का आसपास हम जैविक खाद देते थे एवरेज इंडिया में, और आज हो गया लगभग 0.75 टन आजकल। तो ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट
जैविक खाद में अगर संभव ना हो हाँ। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जरूर कुछ ना कुछ हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो भी उस रूप रेसिड्यूज में में देना चाहिए, वापस बात, करना ठीक चाहिए, बात, ठीक। जो हमारा जमीन को बरकरार मतलब उसका जो स्वास्थ्य है उसको बरकरार रखने के लिए। सर चलते चलते प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनकी बदौलत कैसे किसान भाइयों की आय हम दोगुनी कर सकते हैं? देखिए ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न ये किए हैं। जो हमारा मृदा है, मृदा को स्वास्थ्य हम जाने, पहले तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है, मृदा है और हमारा पानी है, जी, जी। बहुत ज़्यादा आज का टाइम में बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारा देश में कृषि को अगर बरकरार मतलब टिकाऊ रखना है और ज़्यादा उसको अच्छा करना है, फार्मर्स का इनकम बढ़ाना है, तो जो सॉइल हेल्थ जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसमें जैसे बोलते हैं कि सॉइल टेस्ट करना है, सॉइल टेस्ट करना, और या तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है उसको देख करके हमको जो मृदा का जो स्वास्थ्य को उसको बरकरार रख करके कौन सा फर्टिलाइजर कितना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कमी। देखिए हमारा देश में 50% का आसपास हमारा मध्य प्रदेश में जिंक का कमियां है, ऐसे हमारा सल्फर का कमियां है 30% का आसपास। हमारा अगर पूरा देश देखा जाए तो वो ये देखा जाए 36.5% जिंक का कमी है। हमारा जो आयरन का कमी है 13% हमारा मृदा में आयरन कमी है। जो एनीमिया जो हमारा लेडीज लोग है, जो वुमेन है, उनका हमारा देश में सबसे ज्यादा है एनीमिया। उसका कारण यही है कि मिट्टी से ये तमाम पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं और इसीलिए फसल से हमें वो चीज नहीं मिल पा रही है। मिल रहा है क्योंकि देखो हमारा जो मृदा है, मृदा में जो फसल उगता है, हमारा जो वेजिटेबल्स उगता है, सब कुछ तो मृदा से है। बिल्कुल मृदा हमारा बोलते हैं कि ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो है उसका एवरीथिंग मृदा से आता है। अगर जो मृदा से जो चीज हमको मिलता है, जो हम खाते हैं, उसमें अगर उसका जो पोषक तत्व का अगर मात्रा ठीक ना हो तो हमारा कमियां होगा, जिंक कमियां होगा, आयरन कमियां होगा, कॉपर कमियां होगा, कई तरह कमियां होगा। तो हमको डॉक्टर क्या बोलेंगे कि ये टेबलेट लीजिए, लेकिन उस टेबलेट में वही एक रासायनिक हो गया, वो चीज रासायनिक जो जैविक चीज हमको खाना था थ्रू हमारा फूड, वो हम ले रहा हूँ रासायनिक। तो रासायनिक का अलग गुण है, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो देखिए बिल्कुल किसान भाइयों कह सकते हैं यहाँ पर कि आपको बहुत सावधानी रखनी है, मिट्टी की गुणवत्ता पोषक तत्व बनाए रखें, पराली या नरवाई बिल्कुल ना जलाएं, और जो मिट्टी की गुणवत्ता अगर बरकरार रहेगी तो आपकी फसल अच्छी होगी और मानव सेहत जो है वो भी बरकरार रहेगी। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इतनी अहम जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। तो किसान भाइयों आज इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई नई जानकारियों के साथ। हमें दी अनुमति, लेकिन चलते चलते आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। केवी के वनखेड़ी में हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ। मधुमक्खी पालन में मुरैना आगे। पड़वार में 10 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। किसान कर सकते हैं विदेश यात्रा। हैप्पी सीडर के उपयोग से किसान हैप्पी। और अब खबरें विस्तार से। केवी के वनखेड़ी में हीमोग्लोबिन टेस्ट का कार्यक्रम हुआ। कुपोषण की शुरुआत किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य से शुरू होती है। जब बालिका ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आगे की पीढ़ी स्वस्थ कैसे रहेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर वनखेड़ी द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग वनखेड़ी के सहयोग से हीमोग्लोबिन टेस्ट का कार्यक्रम केंद्र परिसर में रखा गया। कार्यक्रम में 86 किशोरी बालिकाओं का टेस्ट किया गया, जिसमें से मात्र 4 बालिकाओं का हीमोग्लोबिन सामान्य था, जबकि बाकी की सभी बच्चियों का रक्त सामान्य से भी कम था। किशोरी बालिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम से 100 ml से कम होता है, तो रक्त की कमी मानी जाती है। इस कारण से किशोरियों में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती है। हीमोग्लोबिन शरीर में कम होने के कई कारण हो सकते हैं। मुख्यतः पोषण युक्त आहार के उपभोग में कमी होती है। इसके अलावा भोजन में लौह तत्व की कमी, बार बार संक्रमण और मलेरिया आदि होना। रक्त की कमी दूर करने के लिए आहार को संतुलित कर और आयरन, विटामिन सी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड पोषक तत्व सम्मिलित कर खून की कमी से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त साबुत अनाज, अंकुरित दालें, अरबी सहजन, मूली, गाजर, चुकंदर आदि के पत्ते, मोटे अनाज का दलिया, तिल, गुड़ आदि के व्यंजन, मेवे, हरी पत्तीदार सब्जियां, मौसमी फल, अंकुरित और खमीरकृत खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए।
कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर होशंगाबाद द्वारा किशोरियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे कार्यक्रम की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। मधुमक्खी पालन में मुरैना आगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिला है। सरसों की खेती होने के कारण यहां दूसरे राज्यों से भी मधुमक्खी पालक आते हैं। किसान 2006 से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। सिर्फ 10 बॉक्स से कार्य शुरू करने वाले आज 1 सैकड़ा से अधिक मधुमक्खियों के बॉक्स के मालिक हैं। सैकड़ों किसानों ने मधुमक्खी पालन को बेहतर आमदनी का जरिया बना लिया है। सरसों की अच्छी खासी खेती के लिए पहचाने जाने वाले मुरैना जिले में साल 2007 में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मधुमक्खी पालन के बारे में किसानों को जानकारी दी थी। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से कई कार्यशालाएं भी हुई, जिसकी वजह से ज्यादा किसान मधुमक्खी पालन से जुड़ गए। जिले के एक बड़े क्षेत्रफल में रबी सीजन में सरसों की खेती होती है, इसलिए यहाँ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मधुमक्खी पालक साल में 2 से 3 महीनों के लिए यहाँ आते हैं। साल 2006-2007 में 10 किसानों से शुरुआत हुई, लेकिन अब 6000 से ज़्यादा किसान 1 लाख से अधिक बॉक्स में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। अभी भी दूसरे प्रदेशों के मधुमक्खी पालक यहाँ पर आते हैं और जब यहाँ पर सरसों की खेती खत्म हो जाती है तो यहाँ के मधुमक्खी पालक दूसरे ज़िलों में जाते हैं। मधुमक्खी पालन से यहाँ साल में लगभग 30 करोड़ रुपए का बिजनेस हो जाता है। किसानों को उनके उत्पादन का सही दाम मिले, इसलिए यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से किसानों को बाजार उपलब्ध कराने की पहल भी शुरू की गई है। कम लागत तकनीक से बढ़ेगी आय के साधन। सलीमनाबाद तहसील के ग्राम पंचायत पड़वार में डेयरी फार्मिंग एवं केचुआ खाद निर्माण का 10 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। नाबार्ड के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वरोजगार स्थापित करने वाले आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के प्रबंधक विनोद जैन के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण समन्वयक सुनील रजक के सहयोग से जैविक कृषि पाठशाला नेगवा के राम सुख दुबे द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने डेयरी एवं जैविक खेती द्वारा कम लागत में तकनीकी का अवलोकन कराया गया। साथ ही विभिन्न नस्लों की गायों एवं दुग्ध उत्पादन की तकनीक जानकारी तथा गौमूत्र एकत्रित करने का तरीका, केंचुआ खाद निर्माण की सामान्य एवं 4 गड्ढा विधि, प्रकाश खाद्य तथा ईंधन के उपयोग के लिए बायोगैस के संयंत्र, गायों की विभिन्न नस्लों से साफ उत्पादन, हरे चारे के लिए नेपियर एवं अन्य घास तथा जैविक सब्जियां, गेहूं, चना, गन्ने का अवलोकन एवं तकनीकी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जैविक एवं कृषि एक्सपर्ट राम सुख दुबे ने भ्रूणाडेप निर्माण का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। किसान कर सकते हैं विदेश यात्रा। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों की जानकारी पहुंचाने के लिए कई तरह के प्रयास करती रही है, ताकि प्रदेश में उच्च तकनीकी की खेती से अधिक उत्पादन किया जा सके। ऐसे ही प्रयासों के अंतर्गत मुख्यमंत्री विदेश अध्ययन यात्रा आयोजन चला रही है, जिनका लाभ उठाकर किसान विदेशों में हो रही खेती का अवलोकन कर उन्नत तकनीकों को जान समझ सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को विश्व विकसित देशों में प्रचलित कृषि तकनीकों का प्रत्यक्ष अवलोकन कराने तथा प्रायोगिक जानकारी दिलवाने के लिए भेजा जाता है। योजना में राज्य के सभी वर्ग के लघु तथा सीमांत किसानों को विदेश अध्ययन हेतु 90% अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के किसानों को 75% और सामान्य वर्ग को 50% अनुदान दिया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाइयों को पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र देना होता है। इसके अतिरिक्त पासपोर्ट, फोटोग्राफ, खतौनी और B1 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कृषक ऋण पुस्तिका भी होना आवश्यक होता है। योजना के अंतर्गत किसानों को जिन देशों में भेजे जाने का प्रावधान है उनमें है इजराइल, हॉलैंड, स्पेन, फ्रांस, चीन, पेरू, चिली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील तथा अर्जेंटीना। हैप्पी सीडर के उपयोग से किसान हैप्पी। फसल अवशेषों के खेत में जलने से हो रहे वायु प्रदूषण से बचाने में हैप्पी सीडर एक लाभदायक यंत्र है। ये यंत्र खेत में उपस्थित 5 टन से भी अधिक फसल अवशेष की अवस्था में भी आसानी से बुआई कर सकता है।
हैप्पी सीडर अब नए रूप और ज़्यादा बेहतर तकनीकी सुविधा के साथ उपलब्ध है। अवशेष प्रबंधन करने में कारगर हैप्पी सीडर के इस्तेमाल से खेत में खरपतवारों पर नियंत्रण रहता है। इसका कारण ये है कि इस तकनीक में मिट्टी की ज़्यादा उलट-पलट नहीं करते हैं। दरअसल हैप्पी सीडर खेतों में सीधी बुआई तकनीक पर आधारित कार्य करता है, जिससे खेतों में अवशेष नहीं बचते हैं। इस मशीन की बनावट में अवशेष कटाई एंड मल्चिंग इकाई है, जो कि अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में फैला देती है तथा इसके पीछे लगी इन्वर्टेड टाइप के फरो ओपनर द्वारा आसानी से बिना भूमि को ज़्यादा खोदे हुए ही सीधी बुआई हो जाती है। इसकी कार्य क्षमता लगभग 0.25 से 0.35 हेक्टेयर प्रति घंटा है तथा इसको 45-55 HP ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जा सकता है। जिन खरपतवारों के बीज मिट्टी की गहरी सतह में होते हैं, उन्हें अंकुरण के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाता है। इस तरह मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में ये तकनीक सार्थक मानी गई है। खबरें कहती में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।